एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थर्ड और वी उन दोनों की रीयूनियन पार्टी से वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों की बातों से हमें साफ साफ पता चलता है कि वो लोग वी को वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और इसी बारे में थर्ड वी को कंसोल कर रहा होता है। तभी सान वहाँ पर आता है और वो थर्ड से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो थर्ड से डायरेक्टली कह देता है कि मुझे तुम्हारा वी से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर रहा करो। थर्ड भी पीछे नहीं हटता और वो कहता है कि मैं वी को पसंद करता हूँ, वो भी हाई स्कूल टाइम से, और इस बार मुझे ये मौका मिला है तो ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम वी के भाई हो इसलिए तुम्हें उसकी चिंता हो रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं वी को बहुत पसंद करता हूँ। फिर सान शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या कहा भाई? मैं वी का भाई नहीं हूँ बल्कि उसका हस्बैंड हूँ। और वो उन दोनों की शादी की फोटो दिखाता है और कहता है कि इसे देखकर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन थर्ड को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि वी मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कह सकता है। हो सकता है कि तुम्ही ने उसको फोर्स किया हो, वैसे भी तुम्हारे जैसा इंसान बस दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है और कुछ नहीं। और ये चीज सुन के सान को गुस्सा आता है और वो थर्ड को मारने की कोशिश करता है। तभी वी वहाँ पर बीच में उन दोनों को रोकने के लिए आता है और वो थर्ड से कहता है कि थर्ड प्लीज तुम यहाँ से अभी के लिए चले जाओ। उसके बाद वी सान पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें थर्ड बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ में ऐसा सुलूक करोगे। और ये सारी बातों को छोड़कर सान सबसे पहले वी से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर वी अपने जवाब में कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें एम्बैरेस फील होगा, इसलिए मैंने उसे झूठ कह दिया कि तुम मेरे भाई हो। और वैसे भी तुम्हें इन सब चीजों से क्या दिक्कत है? वैसे भी अपने बीच में कुछ है नहीं और ये सब तो बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ या फिर किसी को डेट कर रहा हूँ? बट फिर सान कहता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी के साथ में ऐसे कैसे घूमने जा सकते हो? और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ, किसी हस्बैंड को अच्छा लगेगा कि वो किसी और के साथ में घूम रहा है? फिर वी उससे कहता है कि अच्छा तो फिर तुम मुझ पे पॉजिटिव हो रहे थे और तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे मन में क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारे बारे में। फिर सान उससे कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता। फिर वी उससे कहता है कि मैं चीजें गैस नहीं करना चाहता, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। और वो तभी वी को कन्फेशन के रूप में किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे फायर क्रैकर्स फटते हैं और वो बेचारा किस करते करते रह जाता है, लेकिन वी को उसके दिल का हाल बिल्कुल समझ में आ जाता है। और फिर वो दोनों ऐसे ही सुंदर से फायर क्रैकर्स को देखते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर भी इन दोनों का लवी डवी मूवमेंट चालू रहता है और ये दोनों जो एक दूसरे को देखकर इतना मुस्कुरा रहे होते हैं, इसे देखकर दादाजी कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन फिर चू अपने पापा से कहते हैं कि नहीं पापा, कुछ खास बात नहीं है, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि किसी दो लोगों की जुगलबंदी अच्छे से बैठ गई है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सान अब भी किसी बात को लेकर उखड़ा उखड़ा सा होता है। तभी चू वहाँ पर आती है और अपने पर दादाजी से पूछती है कि दादाजी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मुंह बना के बैठे हो? और फिर सान उसके सामने कन्फेस कर देता है कि वो वी को पसंद करने लगा है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि वो मिस वात को धोखा दे रहा है। बट चू उन्हें समझाती है कि वो लोग ऑलमोस्ट 100 सालों से मिस वात को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला और इतने सालों बाद वी का मिल जाना ही इस बात का सबूत है कि वही मिस वात है। बट फिर भी सान अपसेट होता है और कहता है कि लेकिन चू एक और दिक्कत है, वो डॉक्टर वी को पसंद करता है और वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है, हैंडसम भी है। और इधर दूसरी तरफ मैं 100 साल का बूढ़ा आदमी जो जब देखो तब बकबक करते रहता है और दूसरों को चिल्लाते रहता है। बट चू अपने दादाजी की ऐसी हालत देखकर हंसने लगती है और कहती है कि मुझे लग नहीं रहा था कि आपके भी ऐसे दिन आने वाले हैं, और उन्हें बताती है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए, आप भी बहुत हैंडसम है। और रही बात आपके बकबक की, तो वो आप हमारी भलाई के लिए करते हैं क्योंकि आपको हमारी चिंता है। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वी की आवाज आती है जिसमें वो थर्ड से बात कर रहा होता है और उसमें हमें पता चलता है कि वो उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने वाला था, लेकिन थर्ड ने प्लान कैंसिल कर दिया। फिर तभी चू वी से पूछती है कि क्या हो गया, तुम किससे बात कर रहे थे? फिर वी उससे उसके प्लान कैंसिल होने के बारे में बताता है और चू उस मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस
से दादाजी भी अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहते थे। ये बात कल ही उन्होंने मुझसे कही थी, बट सान है कि सीधा सीधा मना कर देता है और कहता है कि मैंने कब कहा ऐसा। लेकिन फिर चू अपने दादाजी को थोड़ा इशारा करने की कोशिश करती है कि दादाजी थोड़ा तो अकल से काम लो, बट वो है कि कुछ समझते ही नहीं। फिर वो वी से कहती है कि अरे दादाजी थोड़ा सा बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए उनको कुछ याद नहीं है। लेकिन फिर फाइनली सान समझ जाता है और वो कहता है कि हाँ मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना था। और अब फाइनली हमें अम्यूजमेंट पार्क वाला सीन देखने के लिए मिलता है और रोलर कोस्टर में जाने के लिए सान तो डर ही रहा होता है, लेकिन फिर भी वी उसे जबरदस्ती अपने साथ में लाता है। और वहाँ से उतरने के बाद तो बेचारे सान को उल्टियाँ ही होने लगती है। और इस वाले झूले में तो ये दोनों बहुत फनी लगते हैं और सान बेचारा कितना खुश होता है अपना घोड़ा राइड करते हुए। और फिर ऐसे ही बहुत सारा मस्ती भरा टाइम स्पेंड करने के बाद में वो लोग परफ्यूम देखने के लिए आते हैं, जिसमें परफ्यूम मिक्स मैच करके अपने अकॉर्डिंग एक सेंट बनानी पड़ती है। ऐसे ही फिर वी भी सान को पूछता है कि ये वाली सेंट कैसी रहेगी, लेकिन सान एकदम रोमांटिकली उस परफ्यूम के साथ साथ वी का हाथ भी स्मेल करता है और उससे बड़े प्यार से कहता है कि हाँ स्मेल तो बहुत अच्छी है। वी उस परफ्यूम को लेने के लिए राजी हो जाता है सान के लिए, लेकिन सान उससे कहता है कि नहीं तुम अपने लिए ही लो, मुझे ये परफ्यूम तुम पर ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और फिर ये बात सुन के वी ब्लश करने लगता है। और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा हो वो सारी गॉसिप अपने फ्रेंड को ना दो, ऐसा कभी हो सकता है। तो वी भी अपने फ्रेंड को सारी बातें बता देता है। तभी उसे थर्ड का कॉल आता है। फिर हम डायरेक्टली देखते हैं कि थर्ड और वी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिनकी बातों से हमें साफ साफ पता चलता है कि वी ने थर्ड को सारी बातें बता दी है कि सान और वी की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये बात सुन के तो थर्ड को बहुत अच्छा लगता है और वो उससे डायरेक्टली पूछता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अभी भी चांस है ना। बट वी की चुप्पी से वो समझ जाता है कि उसने अभी बहुत देर कर दी है और उसे ये भी पता होता है कि वो सान को पसंद करता है और उसके पास में उन दोनों को बेस्ट विशेस देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट फिर वी कहता है कि थैंक यू, लेकिन हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं क्योंकि सान किसी और को पसंद करता है और वो उसके आने का वेट कर रहा है, वो मेरा कभी नहीं हो सकता। और वही दूसरी तरफ हम सान को देखते हैं जो वी के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटा रहा होता है और वी के घर पे ना होने के कारण वो समझ जाता है कि वो जरूर थर्ड से मिलने के लिए गया होगा। और फिर जब थर्ड वी को कार में बैठा रहा होता है कि तभी वहाँ पर सान आता है और वो थर्ड को गुस्से में अपने साथ में लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वी से दूर रहो, फिर भी तुम समझते क्यों नहीं हो। बट फिर थर्ड उसे बताता है कि उसने वी को प्रपोज किया और वो बुरी तरीके से रिजेक्ट हो गया सान की वजह से, क्योंकि वो सान को पसंद करता है। और फिर वो सान पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अगर तुम वी को पसंद नहीं करते हो, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो तुम उस पर कंट्रोल क्यों रखना चाहते हो। और प्लीज तुम उसके साथ में ऐसा मत करो, वो तुम्हें पसंद करता है, तुम उसकी फीलिंग के साथ में मत खेलो। बट फिर सान को भी उसकी बातों से गुस्सा आता है और वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और कहता है कि मैं वी को पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब तक मुझे ये सारी चीजें समझ में आई तब तक मैं वी को पसंद करने लगा था। फिर थर्ड उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उससे जाकर कन्फेस कर लो, और अगर तुमने उसका दिल तोड़े या फिर उसके साथ में कुछ बुरा किए तो फिर तुम देखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं हमेशा उसका साथ देने वाला हूँ और उसके साथ रहने वाला हूँ। फिर सान उससे कहता है कि तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। और फिर अचानक से थर्ड को भी कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसके पहले भी तुमसे एक बार हार चुका हूँ। डायरेक्ट हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सान वी के रूम का दरवाजा खटखटा रहा होता है, लेकिन वी दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए फिर सान बाहर से ही अपनी सारी बातें कन्फेस कर लेता है। मैं अभी अभी थर्ड से मिलकर आया हूँ और उसने मुझे बताया कि तुम मुझे लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। मुझे पता है कि तुम जिंदगी भर अकेले रहे हो और तुमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना अकेले ही किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी उस लाइफ का हिस्सा बनूं और तुम्हारा ध्यान रखूं। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा और तुम्हें हमेशा लाइफ टाइम खुश रखूंगा। बट दूसरे साइड से कोई भी आवाजें नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बार बार वी ही चिल्ला रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से वी आ जाता है। सान उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वी कहता है कि मैं थोड़ा सा अभी थक गया हूँ, इसलिए अपन कल बात करते हैं, और वो अंदर चला जाता है। और मॉर्निंग में भी जब सान उससे बात करने का ट्राई करता है तो फिर से वी उसे कहता है कि अपन बाद में बात करेंगे, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। और अपने दादाजी को ऐसे रिजेक्ट होता हुआ देख चू सान को एक प्लान बताती है।
जिससे वो अपनी फीलिंग्स वी को कन्फेस कर पाए। क्योंकि इतनी अच्छी प्लानिंग देखकर सान उसे कहता है कि अगर तुम इतनी अच्छी प्लानर हो तो फिर तुम्हें आज तक कोई क्यों नहीं मिला। फिर ये बात सुन के चू कहती है कि मैं अपनी चॉइस की वजह से सिंगल हूँ, ना कि इस वजह से कि मुझे आज तक कोई मिला नहीं, समझे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी अपने जॉब से वापस आ रहा होता है और वो अपनी आंखों के सामने ये देखता है कि सान एकदम बन ठन के खड़ा है। और फिर सान उससे कहता है कि तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेके जा रहा हूँ। फिर चू वी को रेडी करने के लिए लेके जाती है। इधर वी भी रेडी हो जाता है और फिर सान उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है और उस रेस्टोरेंट को अपने दोस्त से कहकर उसने पूरा खाली करवा दिया है। इसका मतलब उस पूरे रेस्टोरेंट में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। वो दोनों अच्छे से रोमांटिक सा डिनर करते हैं और फिर सान उसे डांस के लिए भी पूछता है, बट वी उससे कहता है कि नहीं बाबा, मुझे डांस नहीं आता है। लेकिन हमारा सान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें डांस। और फिर कुछ देर ऐसे ही डांस करने के बाद फाइनली सान अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला होता है कि तभी वी उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं कितना ज्यादा तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में उसी रात को वी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो सान को जानबूझ के अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो अभी इस कन्फेशन सुनने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन फिर वी उससे कहता है कि सान, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम बस अकेले पड़ गए हो, इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो। और वैसे भी मुझ जैसे लड़के को कौन ही पसंद करेगा। और वैसे भी तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ना कि मैं कितना बड़ा बदतमीज, बदजुबान और मैसी लड़का हूँ। बट सान उससे कहता है कि उस टाइम पे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो बस मेरा एक ओपिनियन बन गया था तुम्हें लेकर। लेकिन अब जब मैं तुम्हें जानता हूँ तो फिर मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा काइंड हार्टेड हो, तुम अपने लोगों की कितनी ज्यादा चिंता करते हो और लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पे एक प्यारी स्माइल बनी हुई है। इन्हीं सारी बातों से पता चलता है कि तुम मेंटली कितने ज्यादा स्ट्रांग भी हो और सिर्फ इन सब चीजों की वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मुझे तुम्हारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पसंद है। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। तुम मुझे पूरे के पूरे ही पसंद हो, तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ में। और ये सारी लाइन सुन के तो वी एकदम शर्मा ही जाता है और कहता है कि छी, तुम कितनी गंदी लाइंस मारते हो यार, तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चलता है कि तुम एक 100 साल के बूढ़े इंसान हो। फिर सान उससे जवाब पूछता है और वी उसे जवाब में एक प्यारी सी किस्सी करता है और फिर वो दोनों एकदम प्यारी सी किस करते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। और मॉर्निंग में उसे एक सपना भी आता है जिसमें उसे मिस वाट की जगह वी का चेहरा दिखाई देता है। जो भी मूवमेंट्स उसने मिस वाट के साथ में बिताए थे वो सारे मूवमेंट्स वी के चेहरे से रिप्लेस हो जाते हैं। फिर जब मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है तो फिर वो अंगूठी जो इतने सालों से वो बचा के रख रहा था वो वी को पहना देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अंकल तो सान के लिए परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों रात भर गायब थे। तभी सान और वी भी वहाँ आ जाता है और फिर अंकल उन दोनों से पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ गायब थे। लेकिन फिर वी झूठ कह देता है कि वो अपने दोस्त टॉन के साथ में रुका था क्योंकि वो सान को एम्बेरस नहीं करना चाहता है। बट सान पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो उन लोगों को बताता है कि वो रात भर वी के साथ में था और क्योंकि वो दोनों मैरिड है तो उन दोनों का साथ में रहना एकदम कॉमन है। और फिर वो चू से कहता है कि वी का जो भी सामान है वो उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि अब वो दोनों ऑफिशियली एक मैरिड कपल के जैसे रहेंगे। और यहाँ से इन दोनों का हनीमून फेज चालू होता है। ये दोनों एक दूसरे को किस्सियाँ झप्पियाँ करने का मौका छोड़ते ही नहीं और यहाँ तक कि मॉर्निंग में जाने से पहले वी तो सान को एक गाल पे किस्सी देकर जाता है, वो भी सबके सामने। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ताओ सान को बता रहा होता है कि उन्हें मिस वाट को लेकर एक लीड मिली है। लेकिन सान उससे कहता है कि अब तुम्हें मिस वाट को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसने वी को ही मिस वाट मान लिया है। बट फिर ताओ कहता है कि तो फिर आपको उसके लड़के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सान खुशी खुशी कहता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं उसके साथ में काफी खुश हूँ। फिर हम रात में देखते हैं कि सान जब सो रहा होता है कि तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसे वही उनके भगवान दिखते हैं और वो ये भी देख पाता है कि जो जादुई पत्थर उनके पास में था वो गायब हो रहा होता है और साथ ही साथ वो अपने आप को भी एक धुएं में उड़ता हुआ देखता है और तभी उसके डर के मारे नींद खुल जाती है। और इस सपने का क्या मतलब है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वी ने अपनी दादी से मिलने के लिए सान
सान को बुलाया होता है। लेकिन तभी वी को डॉक्टर का कॉल आता है, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। सान को देखते ही दादी कुछ सोच में पड़ जाती है और उन्हें कुछ याद आने लगता है। वी के जाने के बाद में जब सान दादी से पूछता है कि अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हो, बट फिर दादी अपने पाउच में से एक फोटो निकालती है जिसे दिखाकर वो सान से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। और फिर उस फोटो को देखकर सान को कुछ याद आने लगता है और उसमें हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं और सान उसे बचाने के लिए आता है और उस लड़की की मम्मी सान को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए और तभी से उन लोगों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर जब सान वो घर छोड़कर जा रहा होता है तभी वो लड़की सान को टिफिन देने के लिए आती है और उससे पूछते है कि आप ये घर क्यों बेच रहे हो, बट फिर सान बताता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अब उसे पता चल गया कि उसकी फ्रेंड अब यहाँ नहीं रहती है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। सान उस लड़की को चोटी वाली लड़की बुलाया करता था और फिर जब सान दादी से पूछता है कि क्या तुम वो चोटी वाली लड़की हो, फिर दादी भी सान को पहचान जाती है और कहती है क्या तुम पी सान हो। और फिर तभी वहाँ पर वी भी आता है। फिर दादी सान से कहती है कि वैसे तुम मुझे बिना गुड बाय किए क्यों चले गए थे। फिर सान उसे बताता है कि उसे एक्चुअली में खबर मिली थी कि मिस वाट जैसे दिखने वाली लड़की कोई है और उसी के पीछे वो चला गया था। फिर दादी भी हंसती है और पुरानी बातें याद करती है और फिर वो अपने पोते वी से कहती है कि देखा वी, मैं तुम्हें कहती थी ना कि सान बहुत ज्यादा हैंडसम है, देखो हैंडसम है कि नहीं है। फिर वी थोड़ा सा सोचने की एक्टिंग करता है और कहते कि है थोड़ा बहुत हैंडसम। फिर दादी सान से पूछते हैं कि वैसे सान आप मिस वाट को ढूंढ रहे थे तो फिर क्या आपको मिस वाट मिली। और फिर ये सवाल सुनने के बाद में वी और सान एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान मंदिर में होता है और भगवान की पूजा कर रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ऊपर छत से लीकेज होने की वजह से भगवान के ऊपर में पानी गिर रहा है, जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भगवान रो रहे हैं और भगवान हमें किस चीज का संकेत देना चाहते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर जब सान वहाँ से बाहर जा रहा होता है और मंदिर का दरवाजा खोलता है तो फिर वो अपने आंखों के आगे मिस वाट को देखता है और मिस वाट भी उसे देखकर पहचान जाती है और कहती है कि इसका मतलब जो भी मैं सोचा करती थी वो सब सच है। अब ये वाली मिस वाट तो वापस आ गई है, अब पता नहीं वी का क्या होगा। और इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा।